आज के युग को डिजिटल युग कहा जाता है और छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो ट्रांजैक्शन करना हो यानी कि पैसे लेने हो, पैसे किसी को भेजने हो या फिर कोई सामान लेना हो या फिर कोई सामान मंगाना हो। आज के समय में, आज के युग में हर एक चीज़ डिजिटल हो चुकी है और हमारे देश में भी ये दौर चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। लगातार डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है, अलग अलग योजनाएं भी आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे आपराधिक गतिविधियां भी हो रही हैं। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों में से एक है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है और किस तरीके से अपराधी अपने जाल में लोगों को फांसते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें आज के साइबर जगत में जानेंगे। और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जोनल पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप जी। सबसे पहले दीपमाला जी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। डिजिटल अरेस्ट स्कैम की हम बात करें तो सबसे पहले हम अपने श्रोता साथियों को यही बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक प्रकार का नया साइबर अपराध है। पहले तो हमने कई सारे अपराधों के बारे में जाना है, सुना है, देखा है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो अभी आपको पता चल रहा होगा कि इसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। एक फिजिकल अरेस्ट होता है जिसमें पुलिस उनके घर जाती है, उनको अरेस्ट करती है और गिरफ्तार करके लेके आती है। लेकिन यहाँ पर कॉल के माध्यम से, केवल कॉल ही नहीं कहना चाहिए इसको, वीडियो कॉल के माध्यम से जो साइबर अपराधी हैं वो व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट करके, इसका मतलब कुछ घंटों तक एक ही जगह पर बांध के रख देते हैं। इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। किस किस तरह के तकनीक इस्तेमाल किए जाते हैं जो अपराधी होते हैं? इसमें साइबर अपराधी सबसे पहले तो कॉमन कॉल करते हैं। कॉमन कॉल करने के समय वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो सही में पुलिस अधिकारी है। फिर उसके बाद धीरे से उनको अपने झांसे में लिया जाता है और बोला जाता है कि आप कॉमन कॉल हटाकर वीडियो कॉल पे आ जाएं। चाहे वो स्काइप कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप की वीडियो कॉल हो, चाहे कॉमन वीडियो कॉल हो। तो जैसे ही वो स्विप करता है वीडियो कॉल पे, तो उस समय जो विक्टिम रहता है उसको सामने दिखाई देता है एक पुलिस ऑफिसर के वेश में साइबर अपराधी। लेकिन वो पुलिस अधिकारी तो होता नहीं है जी। वो या तो फिर पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई देगा, या तो एनसीबी के अधिकारी के रूप में दिखाई देगा, या तो सीबीआई के अधिकारी के रूप में दिखाई देगा। किसी ना किसी ऑफिशियल्स की वर्दी वो पहने हुए रहता है, जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है ये समझता है कि सही में ये पुलिस अधिकारी हैं और वो किसी ना किसी केस में फंस चुके हैं। झांसे अगर देखे जाएं तो अलग अलग इनके द्वारा झांसे दिए जाते हैं। सबसे पहला झांसा तो यही रहता है कि आपके द्वारा जो कुरियर भेजा गया है उस पर आपके द्वारा फेक पासपोर्ट भेजा गया है, या तो आपने इल्लीगल ड्रग्स की सप्लाई की है, या तो फिर दूसरे और तरह के जो देखने में आ रहे हैं मॉडस ऑपरेंडाई, उसमें ये कहा जाता है कि आपके द्वारा न्यूड वीडियो शेयर की गई है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति अचानक से डर जाता है कि ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, और उनके झांसे पे आ जाता है। और इसी दौरान उसको कहा जाता है कि आप जहाँ पर हैं आप वहीं रहेंगे, सारे अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, आप जिस सीट पे बैठे हैं उससे उठ नहीं सकते। अच्छा। तो यहाँ तक का आदमी इतना मेंटल प्रेशर पे रहता है कि वो उस सीट पे बैठा ही रहता है और लगातार उससे वो बात करते रहता है। इसी दौरान जो प्रोटेस्टर है वो फर्जी एफआईआर की कॉपी भी दिखा देता है कि ये आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, और आपके द्वारा भेजा गया ये जो फोटोज वीडियोस है हल्का सा ब्लर करके दिखा देता है कि ये है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ व्यक्ति के मन में चोर होता है, तो उससे थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि हाँ शायद हो गया हो, शायद हमसे गलती हो गई हो। एक और हमने इसमें इस समय देखा था, यदि उस झांसे में भी व्यक्ति नहीं फंसता है तो एक नया तरीका अपना लिया गया है, क्योंकि ये वीडियो कॉल करने से पहले जो साइबर फ्रॉडेस्टर है वो जिस भी व्यक्ति को कॉल करते हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। जैसे कि उनका मोबाइल नंबर तो रहता ही है, साथ में उसका नाम, पता,
प्लस अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, भले ही वो लास्ट के 4 डिजिट क्यों ना हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही वो सामने वाले विक्टिम के सामने बैठता है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉडेस्टर विक्टिम को पूरी तरीके से ये भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि उसने कहीं ना कहीं क्राइम किया है, और उसी के झांसे में फंसकर फिर डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं। और बातों ही बातों में जो फ्रॉडेस्टर है वो कई सारे अकाउंट नंबर देता है, जिसमें से कई म्यूल अकाउंट होते हैं, उस पे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाता है, और जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये कॉल कट हो जाता है। जब विक्टिम उसको रीट्राई करता रहता है, चाहे वीडियो कॉलिंग में हो चाहे कॉमन कॉलिंग में हो, वो कॉल वापस नहीं लगेगा। इस तरह से विक्टिम डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। जी, अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम हो रहा है तो उस समय व्यक्ति तुरंत क्या कर सकता है, किस तरीके से एक्शन ले सकता है? सबसे पहले तो ये है, जब आपको स्वयं को पता होता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई कुरियर नहीं भेजा, आपने कोई न्यूड फोटो नहीं बनाई, तो सबसे पहले तो वहीं पर ही आपको डिनायल मोड पर रहना चाहिए और सीधा मना कर देना चाहिए कि हमने ये किया नहीं है, आप कॉल काटिए। जी, सिंपल सी बात है। तो ये व्यक्ति, मैंने पहले जैसा कहा कि कई व्यक्ति होते हैं, कभी कुरियर भेजा भी रहा हो तो उसको लगता है उसी कुरियर में तो कुछ नहीं रहा हो, इस अंदेशे पे वो बात करने लग जाता है। यदि फिर भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया है, उसने कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं फ्रॉडेस्टर के अकाउंट में, जैसे ही कॉल करता है तत्काल आपको यदि अंदाज़ा हो जाए कि आप किसी ठगी का, साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो तत्काल आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जी, पर कॉल करके सारी डिटेल अपडेट करानी चाहिए। सारी जो भी डिटेल 1930 में जो टॉकर मांगता है उसे दे देनी चाहिए। साथ ही जो साइबर क्राइम gov.in का जो पोर्टल है, वहाँ पर जाके आप लिखित में अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये तो आप घर बैठे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप नियरेस्ट जो थाना रहता है वहाँ जाकर अपनी लिखित में शिकायत करिए और उसके फ्रॉडेस्टर के खिलाफ FIR कराइए। जी, तो ये तो उस समय की बात हो गई कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से साइबर जाल में फंसता है तो उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ क्या कोई प्रिकॉशंस भी हो सकते हैं जो कोई व्यक्ति ले सकता है ताकि उनको इस तरह की साइबर ठगी का शिकार ना होना पड़े? मैंने जैसे कि कहा, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, किसी भी अननोन कॉल, कोई भी अननोन कॉल आए, चाहे वो कॉमन कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो, उसको पिक नहीं करना चाहिए। जी, इसके लिए आपके लेटेस्ट मोबाइल आ गए हैं, डिजिटल युग है, आपको पहले ही ट्रू कॉलर या अन्य किसी माध्यम से पता चल जाता है। स्पैम कॉल के इंडिकेशंस दिखाई भी दे देते हैं। यदि आपको लगे कि मैं ऐसा पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ, ये NCB से, CBI से या कहीं और से बोल रहा हूँ, तो आपको ये बता दूँ, कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कॉल करके आपको अरेस्ट नहीं करता है। जी, ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए। यदि आपको अरेस्ट करना है तो पुलिस टीम जाएगी आपके घर पे। यदि आपको समन्स वारंट तामील करना है, उसके लिए भी एक लिखित प्रोफार्मा होता है, उसको रिटर्न पे ही आपके घर पे ही तामील किया जाता है या फिर सर्व किया जाता है, बोला जा सकता है। ऐसा कोई कॉल करके आपको कभी भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे कॉल को इग्नोर करें। सबसे पहले किसी भी अनजान लिंक या किसी भी अनजान बारकोड, जैसे ऐप इंस्टॉल भी करने बोला जाता है, उसके ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। यदि फ्रॉडेस्टर के द्वारा कोई आपको ऐप दिया जाता है कि इसको इंस्टॉल करें, तो कभी भी आपको ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरीके से अपने अकाउंट से पैसे और निजी जानकारी फ्रॉडेस्टर के पूछे जाने पर नहीं देनी चाहिए। जी, इसका मतलब ये है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। क्या भारत में डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़ा कोई कानूनी प्रावधान है जिससे आपराधिक गतिविधियों को रोका जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ? डेफिनेटली जो पहले के हमारे कानून बने हैं उसी के तहत ही हमारे यहाँ कार्रवाई की जाती है। भारतीय न्याय संहिता जो जुलाई में आई है, अभी पहले IPC कहा जाता था उसको, अब उसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। तो इसमें जो प्रावधान है उसी के तहत जो फ्रॉडेस्टर है उस पर कार्रवाई होती है। उनके ऊपर थेफ्ट की कार्रवाई, इम्पर्सोनेशन की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ, जैसे जैसे उनके क्राइम का स्तर बढ़ता जाता है उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई होती है।
जैसे कि अगर उसने कुछ फर्जी दस्तावेज दिखाए हैं तो वो 420 की भी धाराएं उस पर लग जाती है, 467, 468 BNS की धाराएं भी लग जाती हैं। साथ ही चूंकि ये डिजिटल क्राइम है तो इस कारण IT एक्ट की भी धाराएं लगती हैं। तो IT एक्ट की धाराओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो पनिशमेंट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस रहता है, उसकी धाराएं लगती हैं। पेनाल्टीज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, चूंकि वो पुलिस की आइडेंटिटी चुरा कर इस क्राइम को करते हैं, इसलिए आइडेंटिटी थेफ्ट की भी धाराएं लग सकती हैं। और इम्पर्सोनेशन के लिए भी जो धाराएं हैं IT एक्ट में, वो धाराएं भी डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉडेस्टर के ऊपर लगती हैं। जी, तो अगर कोई अपराधी इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकते हैं? पनिशमेंट जो BNS में दिया गया है, IT एक्ट में दिया है, 3 साल से लेकर 7 साल तक की उसको सजा हो सकती है जी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो फ्रॉडेस्टर रहते हैं जैसे ही गिरफ्तार होते हैं उसके बाद क्या होता है, एक हमारे CRPC में जो धारा है, कंपाउंडेबल अपराध बोलते हैं जिसको, चूंकि ये कम सजा की धाराएं हैं तो इसमें क्या होता है कि जो 420 जो ठगी की धाराएं रहती है वो कंपाउंडेबल होती हैं। मतलब क्या होता है कि प्रार्थी और आरोपी, यदि आरोपी उसको पैसे रिटर्न कर दे तो धाराओं के तहत उसको सजा नहीं हो सकती, वो केस वहीं खत्म हो जाएगा जब आरोपी पीड़ित को पैसे दे देता है। लेकिन अगर सब व्यक्ति यही करने लग जाए तो क्या होगा कि ये अपराधी तो एक विक्टिम को पैसे देके मुक्त हो जाएगा, लेकिन कई विक्टिम ऐसे हैं जिसको इसने पैसे रिटर्न नहीं किया है। तो ऐसे में मेरा ये सुझाव है कि कभी भी विक्टिम को आरोपी से समझौता नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पैसे तो मिल रहे हैं, हम समझौता कर लेते हैं। जी, क्योंकि उसका कानून भी ऐसे ही बना हुआ है कि कम सजा वाली धाराओं में कंपाउंडेबल हो सकता है, समझौता कर सकता है, लेकिन हमको इसमें समझौता किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी दी। अब इस क्रम के इस बातचीत के हम अंत तक पहुंच रहे हैं, तो आपसे हमारे सभी श्रोताओं के लिए, खासकर युवा श्रोताओं के लिए आपका संदेश हम चाहेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इस तरह के साइबर अपराध में ना फंसें। इसके लिए सबसे ज़रूरी आपको है कि किसी भी अननोन कॉलर से बात ना करें, अननोन लिंक को क्लिक ना करें, अननोन ऐप को इंस्टॉल ना करें। यदि आप इतनी सावधानी बरत लेते हैं तो आप साइबर ठगी के कभी भी शिकार नहीं बन सकते। तो साथियों, आज का जो डिजिटल युग है इसमें हमको खुद को डिजिटल होना है, सारी चीज़ें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत सारी सावधानियों के साथ। जैसा कि दीपमाला जी ने सारी बातें बताई, उन सारी बातों को एक गांठ बांध कर रखना है और इन प्रिकॉशंस के साथ, इन सुरक्षा उपायों के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। आपने ये सारी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।